नमस्कार। हमारे साथ आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका लंबा संबंध नहीं रहा, आपने सत्ता छोड़ी, सत्ता का मोह छोड़ा और अब अपनी पार्टी को लेकर संघर्ष के रास्ते पर हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठन उन्होंने 2001 के बाद में किया है, लेकिन राजनीति में वो कांशीराम के साथ आए थे। कांशीराम की राजनीति से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। बाद का उनका कैसा सफर रहा है, किस तरह से उन्होंने राजनीतिक मुकाम पाया है, आगे उनकी क्या रणनीति है, इन सब विषयों पर हम उनके साथ एक लंबी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे संपादक राजकुमार सिंह जी भी जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी कारणों से अभी वो जुड़े नहीं हैं, लेकिन तब तक हम लोग बात शुरू करते हैं। राजभर जी, आपका स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ हैं और कहा जा रहा है कि आप अकेले ही सबको ललकारते रहते हैं। कहां से मिलती है आपको यह ताकत साहब, ललकारने की इतनी? गरीबों से, वंचितों से। उनके पास वो ताकत है कि देश की सत्ता पे बैठा देते हैं नेता को और देश की सत्ता से उतार देते हैं। उन्हीं से ताकत मिलती है। जी जी। तो इस ताकत के दम पर आप राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर लोगों को ललकार रहे हैं और उनके साथ समझौता भी नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको आपके बारे में कहा जाता है कि आपको तमाम ऑफर मिल रहे हैं। ये एक ताजा कहा जा रहा है कि आपको डिप्टी सीएम फिर से बनाए जाने की बात थी, कैबिनेट मंत्री के बाद डिप्टी सीएम का ऑफर था। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा माहौल है तो क्या करेंगे आप? देखिए, समाज को धोखा देने के लिए ये बीजेपी के लोग कुछ भी देने को तैयार हैं, लेकिन हम समाज को धोखा खाने नहीं देंगे। इस बार हम इनको धोखा देने की तैयारी में हैं कि ये 24 करोड़ जनता को धोखा दिए हैं, तो हम इनको खुद धोखा देने के लिए जो ये गुजराती लोग आ गए हैं, पूरे देश में कब्जा कर लिए हैं गुजराती, इन गुजरातियों को हम धोखा देने की तैयारी में हैं कि आपकी वजह से पूरा देश धोखा खा रहा है। तो उसमें हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और उसमें 1 इंच भी हम लोग पीछे नहीं हैं। उदाहरण अगर हम आपको बतावें तो बीजेपी पहले भाजपा थी, जब अटल जी थे तब भाजपा थी, भारतीय जनता पार्टी। अब जब से गुजरातियों का कब्जा हो गया है भाजपा पर, तब से ये बीजेपी हो गई है। बीजेपी के 3 फार्मूले हैं। तीनों, पहला फार्मूला है भारतीय झूठ पार्टी, दूसरा है भारतीय जुमला पार्टी जी, तीसरा है भारतीय जुगाड़ पार्टी। तीनों का वीडियो हम आपको अभी सुना सकते हैं जी। अभी वो मोबाइल हम आपको दिखा देते हैं, सुन लीजिए। हम भारतीय झूठ पार्टी इनको क्यों कहते हैं, आप उठा के देखिए। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती जी, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का चीफ गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सबके सब गुजराती, बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले सब गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाले गुजराती, देश को बेचने वाले गुजराती, देश को खरीदने वाले गुजराती। अब इससे बड़ा प्रमाण हम आपको क्या दे सकते हैं? जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए लोग हैं, इनका जवाब इसी नाते हम देते हैं कि इनके विषय में हम सब कुछ जानते हैं। इस नाते हमने जैसे आपको पहले कहा ना कि ये बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी, अब इनका स्लोगन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं। हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो, भारत में एक नहीं बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। भारत में ये भारतीय झूठ पार्टी है। अब भारतीय जुमला पार्टी सुन लीजिए। ये जो भाजपा वाले कहेंगे कि आपने एडिट करके वीडियो बना दिया है। अरे मैं थोड़े एबीपी चैनल का है, देखिए, सुनिए ना। अकाउंट को 15 लाख रुपए तो भी नहीं जाता, वो हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है,
होता है जुमला। वो इसलिए बैंक अकाउंट में कभी पैसा नहीं जाता। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो करें, ऐसा कोई नहीं मानता। आप बताइए ना, आप मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। गरीबी यही समझ रहा है, मगर इनके दिमाग की गरीबी एबीपी चैनल पे गृह मंत्री का बयान है, हम नहीं इसको बनाए हैं। आप देखिए इनके जुगाड़ पार्टी का सुन लीजिए। अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 सालों के अंदर हमारे सभी जिलों में कार्यालय बन जाएंगे। इस तरीकों को अब आपने सुन लिया तीनों नाम ना। एबीपी का एंकर पूछ रहा गृह मंत्री से, अब खुद जेपी नड्डा बयान दे रहे हैं कि 500 कार्यालय बन गए और 400 निर्माणाधीन है। तो कौन सी फैक्ट्री से रुपया मंगाते हैं? ये जुगाड़ अभी देखा ना, अभी 2 करोड़ की जमीन खरीदते हैं और 5 मिनट बाद 18 करोड़ में बेच देते हैं। ये जुगाड़ू लाल है लोग। 16 करोड़ 5 मिनट में झटक दिया। इसको कहते हैं जुगाड़। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जनता से जो मिला हुआ पैसा है उससे उन्होंने पार्टी का कार्यालय बना दिया। पार्टी हमेशा रहेगी, पार्टी का कार्यालय हमेशा रहेगा। तो एक दूसरे नेता ऐसा नहीं। जनता एक नाम बता दे जो जनता ने पैसा दिया हो, एक नेता का नाम गांव की जनता का बता दें। 24 करोड़ आबादी में मैं भी घूमता हूं गांव में, मैं देखता हूं ये पैसा कहां से ले आते हैं। जैसे भगवान राम के नाम पे दूसरा घोटाला है। आपने ये गंगा वहां इलाहाबाद में कुंभ नहवाए हुआ लूट लिए। ये जितना काम करते 95 विभाग है, सब में घोटाला है। अभी आपने नहीं देखा ये तो भगवान को घोटाला तो छोड़ दीजिए, संविधान में 4 जातियां हैं, पिछड़ा, दलित, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य जाति। जी पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5%। ये बहुत कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई का लड़ाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि 13 नियुक्ति हुई कृषि विभाग में, बांदा में 11 ठाकुर हो गए और हिंदू कहां चले गए? या वो जो हिंदू चिल्लाते हैं, जो बाप की कमाई पर, भाई के कमाई पर गाड़ी में तेल भराते हैं, गाड़ी से चलते हैं, उनका खाते हैं। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो बीजेपी की वकालत करते हैं। जिस दिन उनको कमा करके अपने बीवी बच्चों को खिलाना होगा, गाड़ी में तेल भराना होगा, उस दिन उनको मालूम होगा कि हो कारा देश में। एक आपने देखा ये हिंदू के ठेकेदारों का। दूसरा बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती, 5,844 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया, सामान्य वर्ग को दे दिया। 68,500 भर्ती में 22,000 लूट लिया, वहीं 12,460 में ले जाके कोर्ट में लटका दिया, अपने लोगों का करा लिया। पुलिस विभाग में 2018 की भर्ती है, सामान्य वर्ग की भर्ती हो गई। ये पिछड़े लोगों का परीक्षण हो गया, मेडिकल हो गया, सब हो गया, वेटिंग में बैठाए हैं। 18 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 आ गया। ये पिछड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? ये पिछड़ों का वोट लेने के खाली बाजा बजा रहे हैं। तो हम भी इनका बाजा बजा रहे हैं इस बार। जी लेकिन पिछड़ा वर्ग के लोग तो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनकी बात को सही मानते हैं। आप पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री भी रहे, आपने भी कोशिश की, लेकिन आपके साथ तो पब्लिक नहीं आई ना। उन्हीं के लोगों को वोट दिया, उन्हीं के लोग जीत के आए। तो इसका मतलब उनकी बात सही है? नहीं, देखिए हम गांव के रहे वाला में नहीं है। गांव में एक जानवर होता तीतर। हाँ। मैं एक बहेलिया एक बाजार में तीतर बेच रहा था। जी तो एक हमारे की तरह ओम प्रकाश राजभर की तरह वो तीतर खरीदने गया। तो उस विक्रेता से पूछा कि भाई तीतर का दाम बताओ। तो कहा कौन वाला लोगे? तो कहा भाई सब तो एक ही सामान है। कहा नहीं, जो ये पिजड़े में 1 गो है और एक पिजड़े में 10 गो है। तो 10 गो जिस पिजड़े में उसकी कीमत 50 रुपया है और जो अकेले एक के पिजड़े में उसका 500 है। तो वो पूछा कि भाई उसमें क्या अंतर है? कहीं आप नहीं जानते हो, ये फंसाए हुए तीतर, इस नाते इनकी कीमत 50 रुपया है। ये जो है ये फंसाता है, इसको ले जाते हैं, जाल बिछाते हैं। जब ये बोलता है
तो तीतर फंस जाते हैं। बहुत अच्छा। आपका तो ये पार्टियों ने वो से आप तो इसी तरीके की राजनीति आप करते रहे। अब थोड़ा अपनी राजनीति के बारे में बताएं, कैसे आपने राजनीति का रुख किया, कैसे कहते हैं कि काशीराम जी के साथ में आपकी शुरुआत हुई, तो वो थोड़ा राजनीति का वो दौर बताइए और बताइए कैसे समाज को संगठित करने में आप लगे रहे। देखिए, मैं जब आपके बीए में मैं पढ़ रहा था, उसी बीच हमारे साथ एक लालता राम लड़का हमारे साथ भी पढ़ रहा था, उसका भाई इंस्पेक्टर था। तो हम लोगों की ट्रेन छूट गई बनारस। ये हुआ कि कैसे चला जाए यार, अब कोई साधन नहीं। तो वो कहा कि रुका भैया का ड्यूटी खाली हुई तो वो नहीं कि गड़िया से चल जाए। हम कहे चला ठीक बात। तो उनकी ड्यूटी छूटनी थी 7 बजे। तो उस दिन संजोग से उसी दिन रेलवे प्रेक्षागृह बनारस में कांशीराम जी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में सब लोग गए, तो हम भी टाइम हो गया, वो कहा कि इंस्पेक्टर की नहीं मीटिंग खत्म होगी तब चलेंगे। तो हुआ कि चलो मीटिंग में बैठ के सुना जाए, भाई कौन नेता है देखा जाए जरा, हम लोग भी अपने मन में सोचे। तो गए, तो मान्यवर कांशीराम जी की बात को जब हम लोगों ने सुना तो एकदम हमारा टेम्परेचर तो समझिए कि उस दिन करीब 70 डिग्री तक हो गया कि इनके साथ हमको आज ही लग जाना चाहिए, स्कूल छोड़ देना चाहिए। फिर मीटिंग खत्म हुई। खत्म होने के बाद फिर हम लोग आए, रास्ते में विचार विमर्श करते रहे। फिर उसके बाद तो हमारे एक स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे सनवारी राम, बाबतपुर रेलवे स्टेशन पर। जी जी। तो हम लोग अक्सर ट्रेन पकड़ने जाते थे तो उनसे मुलाकात होती थी। तो अब शिक्षा पीरियड में जानते ही हैं कि बच्चों का जो जोश जुनून होता है। हाँ, तो उनसे बात हुई तो वो भी कुछ समझाए हमको। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बात हम लोग शिक्षा पीरियड में भी कांशीराम जी की जहां जहां मीटिंगें लगने लगी जाने लगे। उसके बाद फिर हमारे एक डॉक्टर थे, एक्सपायर कर गए, मौर्या जी। तो उन्होंने मुझे एक दिन, मैं एक बच्चे के इलाज के लिए उनके डिस्पेंसरी पे गया, तो उन्होंने कहा कि यार ओम प्रकाश जी एक मीटिंग अपने गांव में करा दो। उनके कौन मीटिंग? तो जब बताया उन्होंने तो हम यार हम तो खोज ही रहे थे कि कोई नेता मिल जाता इस पार्टी का तो हम लोग आंदोलन चलाते। तो कहा ठीक है आज शाम को करा दो। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं दवा लेके के चला गया। जब गया अपने गांव तो गांव के पूरे गांव के लोगों को जुटाया, करीब 1200 लोगों को। तो डॉक्टर साहब गए तो ये देखे थे कहा महाराज यहाँ सभा की कर लगाए हैं कि ये चौपाल लगाए हैं? हमके गंगा में सूचना है, लोग आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब अपनी बात बताए, जो माननीय कांशीराम जी के विचार थे, जो सोच थी, उसको उन्होंने विस्तृत वहां बताया। तो लोग काफी प्रभावित हुए। तो उसी दिन उन्होंने मुझे गांव सभा का अध्यक्ष बना दिया। तो गांव सभा का अध्यक्ष बना के उन्होंने जिम्मेदारी हमको दे दिया कि अपने न्याय पंचायत के गांव में हमारी मीटिंग करा दो। तो हम गांव गांव मीटिंग कराने लगे थे। फिर उन्होंने हमको न्याय पंचायत अध्यक्ष बना दिया। फिर उन्होंने हमको ब्लॉक की जिम्मेदारी दिया, तो ब्लॉक में उपाध्यक्ष बना के काम शुरू कराया। फिर उसके बाद इसी तरह हम काम पे लगते रहे, वो पढ़ते रहे, लगते रहे, मीटिंग करते कराते रहे। तो फिर हमने तहसील का अध्यक्ष बन गया, अपने सदर तहसील का। फिर उसके बाद दौर इसी तरह चला। फिर 95 में पंचायत एक्ट लागू हुआ तो पत्नी को जिला पंचायत बना लिया। जब जिला पंचायत बना लिया तो उसके बाद चुनाव हुआ तो हम 5 राजभर जीते थे। तो हमने कहा कि यार देखो, लोग कहते हैं कि भर बहुत बिकाऊ होते हैं, तो चलो हम लोग टिकाऊ बनाया जाए। तो लोगों ने कहा कि कैसे? हम के चलो पर्चा भरा जाए, कुछ सीखा जाए हम लोग। तो फिर हमने पर्चा भरवा दिया। रमेश राजभर को लड़ाए, 5 लोग थे, 5 वोट मिला हम लोगों को, कोनो दिए वो नहीं किए वोट हो। तो एक संदेश गया जिले में, बनारस में संदेश गया कि भाई दुनिया तो बिक गई लेकिन ये राजभर नहीं बिका। 5 वोट था, 5 वोट ये पाया। फिर उसके बाद चुनाव हुआ, 96 में चुनाव हुआ। तो कांशीराम जी ने कहा कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम चुनाव लड़ जाओ। तो हमने कहा साहब आदेश होगा तो लड़ जाएंगे। 96 में चुनाव लड़ गया और कांग्रेस से समझौता था। संजोग से कांग्रेस के नेता वहां नहीं माने, बागी लड़ गए। तो मैं भी चुनाव लड़ा, 1676 वोट से हार गया। हारने के बाद फिर आगे अब हुआ कि क्या किया जाए। उसी बीच हमारे भाई की तबीयत खराब हो गई। पिताजी सीएल में काम करते थे, तो बीएचयू में भाई भर्ती था 8 महीना।
उसी बीच में बनारस में टेम्पू चलाने लगा। रात को टेम्पू चलाते थे और दिन में पढ़ते थे। फिर उसके बाद भाई ठीक होके आया, घर लेके आए तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो खेती किया जाए। तो हम लोगों ने टेम्पू बंद करके हम लोगों ने कॉमर्शियल खेती शुरू किया। तो भंटा, टमाटर, आलू, गोभी, पालक, चौराई, ये कॉमर्शियल खेती हमने शुरू किया और ले जाके बेचने लगे बाजार में। जी जी। 2 साल हम चारों भाई मिलकर के खेती किए खूब टनाटन। कृषि विभाग में मंडल में फर्स्ट आए थे हम, आलू में, सलगम में, टमाटर में। तो हमको 500 रुपया इनाम भी मिला। फिर उसके बाद ये फिर हमने सोचा कि भाई ये PCL में नौकरी पा गया बीना। तो हमने कहा कि यार अब क्या किया जाए। तो फिर हमने एक जीप खरीदा 50,000 रुपए की मात्र। तो खड़ी थी तो उसको ले आए, करीब 60,000 रुपया लगाए। फिर उस जीप बनाए तो हुआ कि ड्राइवर रखेंगे तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, चलो हम चलाते हैं। तो फिर अपनी लोड पर टेम्पो चलाने वाला काम जीप में आ गया। फिर हम सिंधोरा फूलपुर में हमने करीब 6 महीने अपने हाथ से जीप चलाया। फिर उसके बाद ड्राइवर रख दिया। तो लोकल होने के नाते जो भी अरे नेता का गाड़ी हो, का किराया नेता के दिया ही। ड्राइवर जब सुबह जाता था कहा साहब तेले का पैसा तो नहीं, तो गाड़ी डोली न। अरे क्या कमाते नहीं हो, कहा जो सब पैसा नहीं देते हैं। जब आपकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, उतर जाते हैं, तो कहते हैं जाकर नेता से कह दिया। अब चूंकि उसी क्षेत्र में हम राजनीति करते थे, जी जी। तो फिर जीप को हमने बेच दिया जीप को। तो बेच करके फिर अपना तब हम राजनीति में सक्रियता बढ़ा दिया। और फिर उसी बीच में कुछ बिंदुओं को लेकर के बहन जी से झगड़ा हो गया, मायावती जी से। जी जी जी। 2002 में झगड़ा हो गया, फिर हमने छोड़ दिया पार्टी। और फिर 2002 में ही हमने मायावती जी से मामला देखिए, नाराजगी देखी हमारा सिर्फ इतना था कि अति पिछड़ों की उपेक्षा हो रही थी। बहन जी को अधिकारियों ने घेर रखा था, सही बात बताते नहीं थे। और क्योंकि जब हम सही बात कहते थे तो हमारे ऊपर गुस्सा जाती थी। अब जैसे एक बार चर्चा हुई कि भाई हमने उनको सलाह दिया कि बहन जी जो निर्णय आपने लिया गलत लिया है। क्या बताओ, तुम ही जानकार हो। क्योंकि बहन जी आपको समझाया गया कि पहले शेड्यूल कास्ट की भर्ती कर दो, उसके बाद बैकवर्ड का आरक्षण का भर्ती कर दो, तब सामान्य का करो, जनरल का। तो बहन जी इसके पीछे चाल आप नहीं समझ पा रही हैं कि जो बच्चे ब्रिलियंट हैं वो तो रिजर्वेशन में आ जाएंगे, लेकिन जो बेचारे सामान्य वर्ग में अपने विद्वत्ता से वहां नौकरी पा जाते तो उनको तो आरक्षण में भेज दिया जा रहा है। जो आरक्षण में नौकरी पाने वाले वहां जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो कहा कि नहीं बात तो तेरी सही है, ये पहले क्यों नहीं बताया। हमने कहा बहन जी आप सुनबे नहीं करती हैं तो पहले कैसे बता दें। फिर बनारस में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर खोला। तो हमने कहा बहन जी वहां कुछ बैकवर्ड के भी बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बैकवर्ड हैं, हम लोग आपके साथ हैं। तो क्योंकि हम लोगों के उस समय नेता सुखदेव जी और रामाचल जी हुआ करते थे, तो ये लोग कहें कि झगड़ा मत करो, पार्टी अभी नई नई सत्ता में आई है, झगड़ा फगड़ा ना करो भाई, तुम बहुत झगड़ालू हो। हम क्या झगड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई इसमें कुछ बच्चे एडमिट होते 25-50 तो कम से कम जो ना पढ़ के निकलते कुछ होता। उसको भी उन्होंने नहीं माना। फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर अंबेडकर ग्राम विकास योजना चली। तो उसमें हमने सुझाव दिया मीटिंग में कि बहन जी कोई भी गांव अंबेडकर हो रहा है तो उसमें जो भी जातियां हैं सबके यहाँ सड़कें बने, हैंडपंप लगे, बिजली के खंभे लगे, जो भी व्यवस्था उसमें विकास की जा रही है पूरे गांव का हो। लेकिन अधिकारी बहन जी को ऐसा गुमराह करके वो खाली चमार बस्ती में ही उसको ले जाकर के झोंक दिए। अब उसका गुस्सा हुआ कि लोग नाराज होने लगे, वहीं जो और शेष जातियां थी नाराज होने लगी। तो ये RSS और संघ के लोग वहां लगे रहे बदनाम करने के लिए। तो उससे इसी तरह होते होते काफी तू मैं होने लगा हमारा। तो फिर हमने कहा कि झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, छोड़ो चलो। तो छोड़ दिए, चले आए हम। हिस्सेदारी नहीं, भागीदारी नहीं। हाँ जी। आप बता रहे हैं कि सुखदेव राजभर और रामाचल राजभर उस समय आपके नेता थे। तो अभी बताया जा रहा है, चर्चा आ रही है कि रामाचल राजभर से आपकी अभी मुलाकात हुई है। क्या है इस मुलाकात में, फिर कैसे ये 2 राजभर फिर से इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए
मैंने देखा है 3 जून 1995 की घटना, जी आप भी अच्छी तरह जानते हैं जी कि कभी जीवन में भी कोई सोच नहीं सकता था कि मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक मंच पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जी दोनों का 36 का आंकड़ा था, लेकिन 2019 का चुनाव दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा। तो हमारा सुखदेव जी से, रामचल जी से कोई झगड़ा थोड़ा था। हमारा झगड़ा इस बात का था कि भाई हमारी आबादी अगर उत्तर प्रदेश में 3% है तो 3% हिस्सा के लिए आप लोग लड़ो, हम लोगों को अपने साथ लिए हो। तो अब चूंकि भाई अब जैसे होता है ना कि किसी के किराए के मकान में रहिए और वो रहने के लिए दिया हो, आप ले जाके बकरी दूध के लिए बांध दीजिए, गाय बांध दीजिए, तो मालिक देखेगा तो खोल के कहेगा लेके जाओ, निकलो भगो यहां से। तो वहां अब जो इन लोगों के सामने परिस्थिति रही, पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है। आज ओम प्रकाश राजभर इस नाते में गया कि समाज के बड़े लीडर रहे हैं, आज भी लीडर हैं, बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक 40 साल तक लगभग राजनीति किए हैं। अगर बहन जी ने निकाल दिया है तो हमने ये राय दिया कि भाई अगर आप बीजेपी में जाओगे तो समुद्र है, वहां पता नहीं लगेगा। आप किसी भी बड़ी पार्टी में जाओगे, अब बची हुई पार्टी तो 2 ही है, 3 पार्टी है, बीजेपी या कांग्रेस या बस सपा। तो कांग्रेस का भी कोई मतलब नहीं है, 2 पार्टियां हैं, दोनों में जाओगे आप तो कोई मतलब नहीं है। आप कोई मुख्यमंत्री तो आपको बनाएगा नहीं भैया, आपको एमएलए और मिनिस्टर है बनाएगा। तो एमएलए मिनिस्टर बनना है तो आप मेरे साथ आओ। जो हमारे साथ 10% 15% वोट नहीं जुटा है, आप साथ आ जाओगे तो वो भी आ जाएगा, तो बड़ी ताकत हो जाएगी। और समाज में भी मैसेज जाएगा कि 2 बड़े नेता एक साथ अब मिलकर के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग किसी भी दल से मोर्चा बना हुआ है, हमारे मोर्चा का खुला विकल्प है, चाहे बसपा समझौता कर ले चाहे सपा कर ले, तो आराम से हम लोगों को 20-25 सीट ले लेंगे। तो लड़ो, जहां से लड़ना है लड़के एमएलए बनो, उसके बाद समझौते में तय कर लिया जाएगा कि भाई हमको कैबिनेट मंत्रालय चाहिए, हमको ये राज्य मंत्री चाहिए, सब बात हो जाएगी। तो आप मंत्री भी बन जाना, अपना मंत्रालय का भी आनंद लेना और समाज की लड़ाई लड़ना। जब आप स्वतंत्र रहोगे, देखो ओम प्रकाश राजभर अकेले सदन के अंदर अकेले 403 एमएलए हैं और अपनी पार्टी से 4 एमएलए लेकर के आज पूरे देश को चुनौती दे रहा हूं। बिल्कुल। तो साथ आप आ जाओगे तो समाज में भी लोग आपको इज्जत करेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे, बड़ी ताकत होगी। तो कल मेरे मिलने का यही मकसद था, उनको सुझाव दिया कि आप आइए पार्टी में, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाइए, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन लीजिए, जो भी जहां भी पद बनना है, जो भी करना है करिए। आगे लोकसभा लड़ना है, लोकसभा लड़िए, जाइए, सरकार किसी की बनती है उसमें शामिल होकर मंत्री बनिए। तो हमने खुला ऑप्शन दिया कि यहाँ आप भाई की हैसियत से रहोगे और समान इज्जत पूरा समाज करेगा। और जहां जाओगे तो वहां तो भाई क्षणिक तो बड़ा इज्जत करते हैं सब, हम तो देखे हैं ना। क्षणिक तो आपको तो ओम प्रकाश जी हमारे संवाद जुड़ गए हैं, राजकुमार सिंह जी, आप सब पूछे कुछ। जी ओम प्रकाश जी, मैं आपको सुन रहा था और मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके संघर्ष से, जो आपने बताया कि किस तरह से बनारस में आपने संघर्ष किया, फिर किस तरह से खेती की आपने। और ये बात जो भी कांशीराम जी के साथ पुराने जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से ज्यादातर इसी संघर्ष से निकलकर सामने आए। लेकिन देखा ये गया कि जिस क्लास को आप प्रेजेंट करते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो पिछड़ी जातियां हैं, कि जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं, शुरुआत बहुत संघर्ष से की, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो एक मंत्री पद के लिए या एक विधायक के लिए इन लोगों ने, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी उसमें शामिल है, बीजेपी में आप भी मंत्री बने थे, तो वो जब एक सत्ता में आने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों से समझौता करते हैं, और इससे पूरे जो आपके जो संघर्ष है किया है आपने, या जिस समाज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने को कहीं ठगा सा महसूस करता। मैं आपको पूरा सुनने के बाद अभी ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब आगे क्या आप फिर किसी ऐसे बड़े दल के साथ मिल जाएंगे चुनाव के बाद, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, या जो भी कांग्रेस हो, और फिर से कुछ मंत्री पद, 1-2 कुछ टिकट, क्या ये संघर्ष फिर से वहीं पर आके रुक जाएगा? देखिए, इस समय हमारा लक्ष्य है बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाना। और उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए हमने जो मोर्चा बनाया है, आज भी हमारे मोर्चे के पास 50,000, 40,000, 50,000, 60,000 वोट है, हम इसको मानते हैं। लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को हटा दें।
ऐसी स्थिति में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से और भारत के संविधान को बचाने के लिए और पिछड़े दलित का जो हिस्सा लूटा जा रहा है उसको बचाने के लिए और जो यहाँ भाईचारा जो खत्म हो गया है उसको बरकरार रखने के लिए हम सपा और बसपा दोनों हमारे विचारों से अगर सहमत हो उसमें से कोई भी आदमी हमारे साथ आ सकता है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा पहला लक्ष्य यही है कि पहले हमने देखा है कि जैसे कोई बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में कोई टीला या कोई पेड़ होता है तो उसी टीले या पेड़ पर सांप भी रहता है, नेवला भी रहता है, बकुला भी रहते हैं, मतलब सभी जानवर उसी पर रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन। और तब तक वो एक दूसरे को वार नहीं करते हैं जब तक कि वो पानी खत्म हो जाता है। फिर वो लौट करके अपने अपने घोंसले में जाते हैं। फिर अपने घोंसले से जब निकलते हैं तब सांप फुफकारता है कि चूहा कहाँ है, गिलहरी कहाँ है। फिर उसके बाद चूहा अपना खोजता है, बकुला अपना खोजता है, सब जानवर एक दूसरे पे फिर वार करने लगते हैं। इस समय हमारी सोच है कि हम सब लोग मिलकर के पहले जो संघ के लोगों ने जो साजिश रचा है कि संविधान को नहीं मानते हैं, ये देश में भाईचारा नहीं चाहते हैं, ये हिंदू बना करके गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। आप बताइए जिस चीज की लड़ाई होनी चाहिए उसको तो ये नहीं लड़ते हैं। आज जरूरत है देश में ओम प्रकाश, आज देश में हमारा झगड़ा आपने देखा ना कि तमाम एमएलए हुए। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओम प्रकाश जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? आवाज सर आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही? जी जी बताएं। अब आ रही? मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही बोलिए। अच्छा जी। आपने बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया, आपने उदाहरण बहुत दिलचस्प दिया है और ये हेलो अभी जी हाँ आ रही है। आपने बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया कि जब बाढ़ आती है तो एक पेड़ पर सभी तरह तरह के जीव इकट्ठे हो जाते हैं, भले उनमें आपसी दुश्मनी, उसमें सांप भी है, नेवला भी है, उसमें चूहा भी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या स्पष्ट करेंगे कि चुनाव के बाद आप किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? पहला सवाल। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल भी आपसे इसी मुद्दे पर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चुनाव के बाद आप भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल साफ है या पहले? कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है सर। नैया है, बीजेपी डूबती हुई नैया है। उस नैया पर जो सवार होगा वो मर जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा। आप उस डूबती हुई नैया को, हाँ जी जी हाँ, बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी करें। उस डूबती हुई नैया को हम और डुबाना चाहते हैं ताकि ये फिर कभी उतराने ना पावे, उसी में डूब के ये मर जाए सब। अच्छा, लेकिन एक बात जो देखने में आई है ओम प्रकाश जी कि 2014, 2017 और 2019 में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि वो ओबीसी क्लास से आते हैं। तो जब उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अपने यहाँ पर नेता ओबीसी से उतारे, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, स्वतंत्र देव जी हैं, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, अनिल राजभर जी हैं। तो उन्होंने पूरी फौज खड़ी कर दी ओबीसी नेताओं की, और मुझे लगता है इसका फायदा भी उन्हें मिला पिछले 3 चुनाव में, क्योंकि ओबीसी ही निर्णायक वोट होता है सत्ता में लाने के लिए उत्तर प्रदेश में, ये हम सब जानते हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पर, पिछली बार आप भी उनके साथ थे, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। तो आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में ये वोट एकदम से छिटक जाएगा उनसे? मुझे तो अभी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि उनके पास ओबीसी नेताओं की एक बड़ी फौज है। जी देखिए, पहला तो सवाल आपने किया कि मोदी जी ओबीसी हैं, ये गलत बात है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये पहले बड़ी जाति की गोल में थे, तो इन्होंने शामिल कराया गया, आरएसएस के लोगों ने इनको पिछड़ी जाति की कैटेगरी में रखा गया, इनकी जाति को। इसका इतिहास उठा लीजिएगा गुजरात से, ये पिछड़ी जाति के नहीं है। अगर ये पिछड़ी जाति के हैं तो रोहिणी आयोग कहाँ गया? 2007 जुलाई 2017 का बना हुआ रोहिणी आयोग,
क्या उन्हें मोदी जी को नहीं दिखाई देता रोहिणी आयोग? क्या ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए हैं, क्या उसको दिखाई नहीं देता है? ये पिछड़े समाज के जो नाम ले रहे हैं लोडर लोग हैं, लोडर। ये लोडर लोग बैठ करके खाली मजदूरी के लिए करते हैं, इनको एमएलए बनना है, मंत्री बनना है। पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है। 1700 थाने हैं, 52% आबादी पिछड़ों की, 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की। हिस्सेदारी की बात जिस दिन ये काम बात करेंगे तो मार के भगा दिए जाएंगे ये लोग। क्या बात करते हैं ऐसे लोडरों की? ये लोडर लोग हैं, समाज की नहीं अपनी खुद पेट भरने की बात करते हैं। समाज में जाके बात करते हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। जब पिछड़ों के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे सदन में मैं आवाज उठा रहा था, 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के, उनको बजट अलाट होता है 1200 करोड़। अब 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, उनको अलाट होता है 600 करोड़। जब मैं लड़ रहा था, यही जिसका नाम आप ले रहे हैं, यही लोग विरोध कर रहे थे, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हम गलत कर रहे थे। आओ चलो गांव में मारेंगे इस बार पिछड़े समाज के बच्चे, खोज रहे हैं लाठी डंडा लेकर के, ये चले मैदान में। और तो और जो आप कह रहे हैं ना, ये सपा बसपा कांग्रेस की देन है कि बार बार ये धोखा दिए पिछड़ों को, दलितों को। तो ये अपना स्वार्थ लेने के लिए कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। कभी कांग्रेस ने नहीं दिया तो लोग सपा में, सपा नहीं दिया बसपा में धोखा होता गया। 3 लोगों ने टेस्ट लेने के लिए ये लोग बीजेपी में गए हैं। अब देखिए हम आपको बता दें कैसे इस कोरोना में ये बीजेपी के लोग कोर्ट का जुगाड़ कर रहे थे। जब इनको ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, बेड का, अस्पताल की व्यवस्था करनी चाहिए तो ये वोट का व्यवस्था कर रहे थे। जिस परिवार में कोई बीमार हुआ कोरोना से, वो अस्पताल में जाकर के गेट पर रो रहा है, भर्ती नहीं हुई, रोते रोते उसका मरीज मर गया और मर गया लेके घर चला आया। दवा नहीं मिल पाई, बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन के लोग मर गए। वो इंतजार कर रहे हैं। बांदा से लेके बलिया तक गंगा जी में लाश तैर रही थी। ये गंगा माई को साफ करने आए थे ना, ये लाश तैराने आए थे। और उठा के देखिए प्रयागराज इलाहाबाद में हिंदू धर्म की रीति रिवाज से दफनाया जाता है, जलाया जाता है, लेकिन हुआ क्या? जेसीबी से खन करके मिट्टी में दफनाया गया। कहां थे ये लोग? तब ये हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु, केरल, बंगाल ये वोट मांग रहे थे। इनको वोट चाहिए खाली पिछड़ों का, दलितों का। अब वो जमाना गया। अब पिछड़ा दलित कहता है कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। अखिलेश जी आप बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये आक्रोश भी है आपके समाज का भी और आपके वर्ग का भी है। और मुझे ये दिखता है, आपने अच्छा याद दिलाया। मुझे याद आता है कि सरकार में रहते हुए एक ऐसा अवसर आया था जब आपको अपने गांव की सड़क बनाने के लिए फावड़ा उठा करके आगे आना पड़ा था, फावड़ा चलाना पड़ा था। तो भी शायद यही स्थितियां रही होंगी। आप उसको अच्छे से बता सकते हैं कि वो क्या हालात थे, क्यों आप कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी आपको अपनी सड़क बनाने के लिए फावड़ा उठाना पड़ा था? बीजेपी में जितने पिछड़े दलित हैं गुलामी करें तो ठीक है, अगर वो काम की बात करें तो फिर बेकार हैं। मैं मुख्यमंत्री से लिखवाया कि हमारी 230 मीटर सड़क है, उसको पिच करवा दीजिए, साल भर बाद बेटे की शादी करनी है, सड़क बन जाएगी तो आवागमन के लिए ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने लिख दिया। फिर हमने चीफ से मिला, फिर उसके बाद हमने लोक निर्माण मंत्री जिसका नाम लिया उनसे मिला, फिर मैं डीएम से मिला, फिर डीएम से कहा तो उन्होंने कहा नहीं बन जाएगी। साल भर हो गया। लखनऊ मुख्यमंत्री से 3 बार मैंने कहा उस सड़क को लेकर, जो मेरा खुद काम था। उसके बाद जो डिप्टी सीएम है उनसे मैंने कम से कम 7-8 बार कहा, डीएम से 4 बार 5 बार कहा, नहीं कोई सुना। तो एक दिन, जिस दिन शादी से उसके 2 दिन पहले अमर सिंह जी उनको विदेश जाना था, तो हमसे कहें कि ओम प्रकाश जी आपके बेटे की शादी में हम 2 दिन पहले आएंगे, मुझे विदेश जाना है, मैं उस दिन नहीं रहूंगा। हम कहे आइए सर, कोई दिक्कत नहीं। तब उस संजोग से बेचारे चले गए। अब जब वो गए उस सड़क पर तो पता लगा कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। अब वो किसी तरह तो दरवाजे पहुंचे। अब जब घर पहुंचे, पानी उनी पिए तो कहा प्रकाश जी कुल तो ठीक है यार, ये बताओ कि मध्य मंत्री हो, है सड़क 200 मीटर नहीं बनवा सकते हो? हम तो सोचे कि कहीं गेटवा हमारा अगर कमजोर होता तो हम बाहर गिर जाते। तो हम नहीं बोले भाई, चूंकि हम मंत्री थे, अब क्या करें, हम भीतर भीतर हमको गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद तो फिर मुझे हमारे मित्र के
पार्टी के बड़े नेता के यहाँ शादी थी, मैं वहां चला गया। सुबह जब मैं लौटा 8 बजे तो फिर मैं गाड़ी लेके मैं खुदा फंस गया। ड्राइवर हमारा बजा दिया तो हमको बहुत गुस्सा आया। हम कहे कि उतर गए पैदल, हम कहे तुम लेके गाड़ी आओ चलते हैं हम। फिर गए घर तो दोनों बच्चों के लिए जिसकी शादी थी अरविंद की, अरुण को फरसा मंगाओ, फावड़ा मंगाओ जल्दी। फिर गांव में 5-6 लड़कों को ललकारा। उसके बाद तो 2500 लड़के फावड़ा लेके आ गए। अब चूंकि अब गांव में लोग जानते हैं कि नेता जब निकल लेता है तो सब पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब आए तो हम अपना शुरू किए, चलो यहीं से सड़क बनानी है। अब सब लोग लपट गए। अल्लाह का लपट करके जो गड्ढे थे उसको भर दिया, बाकायदे ठीक ठाक कर दिया, रास्ता बनवा लिया। हम इनके भरोसे थोड़ा रहते हैं। अरे हम तो जानते हैं खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। तो हमने बना लिया। उसके बाद इनके मुंह पर तमाचा मार दिया कि देखो पूरे देश में बाजा बज गया कि जब जिस सरकार में पिछड़े समाज के मंत्री की सड़क नहीं बना सकते तो हिस्सेदारी क्या देंगे। ये बात साबित करा दिया इनको ना जी। लेकिन आप कहते हैं आप उनके भरोसे नहीं हैं, और भाजपा के लोग कहते हैं कि आपने अपना दल के साथ में समझौता किया, कौमी एकता दल के साथ समझौता किया, लेकिन कामयाबी आपको भाजपा के साथ ही मिली। भाजपा के साथ आने से, गठबंधन करने से ही आपकी सत्ता में पहुंच बनी और आप मंत्री बने, और आप भाजपा को कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं आपके साथ। 14 साल भाजपा भी गिड़गिड़ाती रही लोगों के यहाँ। 14 साल जब ओम प्रकाश राजभर का साथ मिला तब भाजपा को सत्ता मिला। ही नहीं बताते हैं सब ही नहीं बताते हैं। 14 साल ये गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगते रहे, कोई पूछा नहीं। जब ओम प्रकाश राजभर खिलवाड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी 3% है, लेकिन पूर्वांचल में 150 सीटें हैं। 12 से लेके 22% वोट अकेले खाली हमारी बिरादरी का है। यही वजह भटपैया परेशान है कि अब का हुई जब 12 से 22% कहीं जुट जाई तो हमारी हालत खराब। बसपा का साथ छोड़ दिया तो बसपा आज देखिए कहां खड़ी है। हमने अब बीजेपी का साथ छोड़े हैं ना, देखिएगा पानी पी पी के गरियावत वोटर की आबद है नहने के। हमारा नेता इतना मेहनत करता, सही बात बोलता है तो नहीं सुनते हैं। जाए अभी परसों गिनती हुई है बनारस प्रधानमंत्री का लोकसभा और मिनिस्टर की विधानसभा। और जानते हैं जिला पंचायत के एक उपचुनाव हुआ था, 4200 वोट समाजवादी पार्टी पाई, 1860 वोट हम पाए और 1400 वोट पाई थी बीजेपी। यही है इनका चेहरा। अब एक बलिया का उदाहरण बताऊं, एक जिले का खाली, इनके 4 सांसद हैं, 2 लोकसभा 2 राज्यसभा, 5 विधायक हैं, 2 मिनिस्टर हैं वहां, 1 मिनिस्टर प्रभारी है जिसका नाम आप बता रहे थे, 3 मिनिस्टर हो गए। और जिला पंचायत जीते कैसे 7 गो, बसपा जीती 5 गो, सपा जीती 10 गो, हम जीते 12। अपनी औकात नाप ले। वही मऊ में ये जीते हैं 4 गो, ओम प्रकाश राजभर जीते हैं 6 गो। उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बोलते हैं ये भाजपाई, बता तो रहा कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये झूठ बोलते हैं इतने तगड़ा ना कि 14 साल कहां थे, कोई पूछत ना रहा, कोई पानी के नहीं पूछत रहा। जब ओम प्रकाश राजभर खड़ा हुआ तब इनको लोग रसगुल्ला खिलाने लगे। घबराओ नहीं, वो रसगुल्ला छोड़ लूंगा, आने दीजिए 22 के चुनाव। अब तो हमने कमर कस लिया है। अभी अनिल राजभर जो भाजपा के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बड़ी मतलब खराब बात आपके लिए कही है। क्या वो आप ऐसे राजभर नेता होने के नाते कह रहे हैं या भाजपा के दम पर बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो ये भाजपा बोलवाती है। जितने भी पिछड़े समाज के नेता रखी है इसी नाते रखा है ना। वो जैसे नहीं कि गांव कमरे में स्विच लगा होता है लाइट का, तो कौन सा बल्ब कब जलाना है, तो उसी हिसाब से बीजेपी इस तरह पाल के रखी है ये लोडर, या यूं कह लीजिए तीतर। तो ये लोडर तब बोलते हैं जब वहां से आदेश होता है कि अब तुम बोलो नहीं तो काम मामला बिगड़ रहा है, तो वहां से दबाते हैं, कहीं पट से ही बोलने लगते हैं। लेकिन आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप भी कई बार राजनीतिक मर्यादा लांघ करके बोलते हैं। आपके ऊपर एक मुकदमा भी भाजपा के लोगों ने इसीलिए कराया था कि आप बहुत खराब भाषा बोल गए थे। तो क्या एक नहीं, हमारे खिलाफ आज के तारीख में करीब 66 मुकदमे बीजेपी ने करा रखा है। एक नहीं, क्यों करा रखा है?
ये जैसे जो कोई सही बोलता, पत्रकार सही बोला तो मुकदमा, अधिकारी बोला तो मुकदमा, नेता बोला तो मुकदमा, कोई व्यापारी बोला तो मुकदमा। ये हिटलर शाही करके रखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हम तुमको नहीं पाएंगे तो गरियाएंगे तो जरूर है। तुम अगर हमको मारोगे, अगर हम कमजोर हैं तो हम तो गाली देंगे ही, इतना नहीं करने देंगे। अब उसको बुरा लग रहा है तो मैंने 2 लाइन का दोहा पहले ही सुना दिया है ना। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या होगा 2022 में? आप गठबंधन जो बनाने की बात कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर करेंगे ना चुनाव? समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे? देखिए, हमारा मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा है। हमारे मोर्चे में आज के तारीख में 65% वोट है। अगर जितने लोग इकट्ठा हैं उनकी जाति का खाली वोट जोड़ देंगे तो 65% है। तो 100 में 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है। अब हमारी विचारधारा, हम साफ साफ चाहते हैं कि पूरे देश में, आप सर्वे करा लीजिएगा, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को बेच रही है। 76 पैसा में खरीदती है और 6 रुपया में ग्रामीण इलाके में बेचती है पर यूनिट, 7 रुपया पर यूनिट बेच रही है शहर में। हम चाहते हैं कि घरेलू बिजली जो गरीब, कमजोर, वंचित लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए, गरीबों का इलाज फ्री में किया जाए, उत्तर प्रदेश में समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, उत्तर प्रदेश में शराब बंद कर दिया जाए। गरीबों का हित ये लोग चाहते हैं। तो हम ये नहीं कर पाए तो हम सरकार बनाकर हम इस काम को करने की तैयारी में हैं। हम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, 31 जुलाई को आ रही है। लेकिन बाहरे प्रधानमंत्री ये कहते हैं पिछड़ों के नेता हैं। जिस दिन गठन किया 7 जुलाई को तो कहा कि 6 महीने में रिपोर्ट तैयार होगी। जैसे अदालत में है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 12 तारीख लग गई। अभी फिर तारीख लगेगी 31 जुलाई को, देख लीजिएगा। इस तारीख पे तारीख लगा करके पिछड़ों को बकचोद समझते हैं। इतवा पारी नहीं कि बकचोद समझा बना दी है सर। अब जान गए वहां सब पिछड़ा समाज का नेता। तो ये आने वाले दिनों में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, हमारी विचारधारा है, खुला हमारा दरवाजा है। हमारे दरवाजे में, हमारे विचार में, हमारे संघर्षों में बीजेपी को जो हटाना चाहता है, हमारे विचार से जो सहमत है, वो हमारे साथ आवे, उसका स्वागत है। चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस। करिए जी। तो एक और आखिरी सी बात है, चूंकि आपकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि राजा सुहेलदेव कौन थे। आप क्योंकि उनको फॉलो करते हैं तो मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू में आप उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, अगर जब इस देश में शासक अंग्रेज था तो उसका संविधान था गजेटियर। उस गजेटियर में भर शासक के रूप में महाराजा सुहेलदेव को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। यहां शासन था, जब मुगलों का शासन था तो उनका संविधान था आईने अकबरी, उसमें भी सुहेलदेव को भर शासक बताया गया है। अवध गजेटियर में भी भर शासक बताया गया है। लेकिन इन्हने के ओटे बदे इन्हने काका करी हन। अब हम आपको ले चलते हैं बनारस। बनारस में महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगी है, वहां शिलापट लिखा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर। ये बसपा के गवर्नमेंट में बना है। अब ले आते हैं हम लखनऊ, लाल बाग चौराहे पर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मूर्ति लगवाई है लाल बाग चौराहे पर, वहां लिखा है सुहेलदेव राजभर। अब अमित शाह जी जब राजभर सम्मेलन में भाषण देते हैं तब सुहेलदेव राजभर कहते हैं। योगी जी राजभर जब राजभर सम्मेलन में जाते हैं तो राजभर कहते हैं। अब जितने भी अभी हमने देखा कि सुहेलदेव जयंती पर हजारों पोस्ट बन पड़ी, कई मिनिस्टरों ने डाला, कई पदाधिकारी बीजेपी के डाले, तमाम सपा बसपा के लोगों ने डाला। लेकिन ये आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, महाराजा सुहेलदेव जी ने देश की आजादी, देश को गुलाम होने से बचाया, देश की संपत्ति लूटने से बचाया। और जब इन्होंने उस आतताई को मारा, मारने के बाद 150 साल तक भारत पर कोई आंख नहीं दिखाया। जो देश के लिए लड़ा, जो देश की संपत्ति को बचाया, ऐसे महापुरुषों का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। 70 साल तक शासन करने वाले लोग, इन लोगों ने भी जिक्र नहीं सोचा।
जब ओम प्रकाश राजभर 2002 से जब हमने शुरू किया, धीरे 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 जय सुहेल देव जय सुहेल देव जय सुहेल देव करते करते तब लोगों को लगा कि जय सुहेल देव क्यों बोलता है, क्या बात है। तब धीरे धीरे चर्चा शुरू होने लगी, और शुरू होते होते जब मैंने तो कहा कि जो देश के लिए लड़ा उसका इतिहास तुम लोग नहीं लिखे भाई, ठीक किए, लेकिन जो मेहरारू के पीछे लड़ल बा वो करता इतिहास बा। राम रावण की लड़ाई, कौन योगदान भारत पे है राम का? राम ने सीता के लिए, अपनी पत्नी के लिए लड़ा है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, सत्ता में थे तब भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, भगवान राम अपनी पत्नी के लिए लड़े, रावण को उन्होंने मारा अपनी पत्नी के लिए। कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए हुई, औरत के लिए। आला उदल इंदल की लड़ाई रुकवा बेलवा चनवा के लिए हुई। ये लोग का रामायण लिख गल, महाभारत लिख गल, आल्हा गावा था, अजय देश बदे लड़ल बा ओकर नहुए नहीं। तो उसका नाम उजागर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने 27 अक्टूबर 2002 को मैंने कसम खाई थी कि जब तक महाराजा सुहेल देव को पताल से ला करके धरातल पे नहीं ला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। 14 साल गांव गांव गली गली घूम घूम करके जब मैंने शुरू किया उनके इतिहास को, तो मुझे खुशी उस दिन हुई जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, बीबीसी लंदन से जब उनके विषय में जब बोलना शुरू किया संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी, तब मुझे गर्व हुआ कि चलो अब पूरे दुनिया में महाराजा सुहेल देव की चर्चा शुरू हो गई है। आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर ने मजबूर कर दिया देश के प्रधानमंत्री को, डाक टिकट, सारे महापुरुषों के डाक टिकट दिल्ली जारी होते हैं, और सुहेल देव जी का डाक टिकट ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा गाजीपुर में प्रधानमंत्री जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि ओम प्रकाश को खत्म करो, नहीं ये जो 22% वोट है, 12 से 22% अलग अलग विधानसभाओं में, ये ओम प्रकाश के साथ चला आएगा तो हमारा 22 में क्या होगा, 24 में हमारा क्या होगा। तो ये वहां गए डाक टिकट जारी करने, खेल होकर लौट आए। आपने देखा कि टीवी पर हमारा उनका द्वंद्व चलता रहा। हमने कहा कि सुहेल देव के आगे लिखो, भार मर्द हो तो बुला रहे हो हमको, नहीं लिखे। फिर उसके बाद जब ये लोग बड़ी कोशिश किए, जब सर्वे करा लिए कि 12 से 22% वोट ये कैसे मिलेगा, अब तो ये नकली जो लोडर लोग हैं नहीं जुटा पा रहे हैं। जितने लोडर इन्होंने पैदा किया, ये लोडर लोग तो वोट नहीं जुटा पा रहे हैं। अब हुआ कि लीडर को कैसे पकड़ा जाए। फिर इन्होंने हमको घेरने के लिए प्रधानमंत्री से बहराइच में सुहेल देव की मूर्ति लगाने के लिए अनावरण किया। पूरे पूर्वांचल में, भारों में, गांव गांव बसें लगा दिया। लेकिन धन्य है राजभर समाज के लोग, बधाई देता हूं साथियों, आपने जो किया। इनकी जो डीएम, एसपी, आईबी, एमएलए, मंत्री, सांसद गांव गांव घूमते रहे, और राजभर जी लोग कहते थे कि सुनो, बानो पियर का झंडा, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, सुहेल देव का नारा लगेगा तब हम बहराइच जाएंगे, वरना हम लोग जाने वाले नहीं है। कोई नहीं गया। जब इनकी ब्यूरो ने कहा कहते इनका इंटेलिजेंस जब रिपोर्ट दिया कि राजभर जी लोग तो नहीं सुन रहे हैं, तो ये दाव लगा दिए खड़ते। बड़ी चालाक है इन्होंने ना। 5000 अध्यापकों को जो है पुरस्कार करने के लिए बुला लिया, 10,000 बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए बुला लिया। अब जब देख लिया कि अब क्या होगा, तब सोच रहे हैं कि अब तो राजभर सुनेगा नहीं, तो अब ये सब पगलान है। अब ये सब पागल होके घूम रहे हैं कि कैसे वोट मिलेगा, तो बड़ा वोट है। चलिए, आपके साथ ही अच्छी बातचीत रही, बड़ी अच्छी वार्ता रही। और चूंकि राजनीति का चक्र चलता रहेगा, आपकी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा, आपका संघर्ष रहेगा, 2022 के चुनाव आएंगे, उससे पहले हम लोग इस तरीके की और सारी कई चर्चा करेंगे, कई बार बातचीत करेंगे आपसे। इस बातचीत के लिए हम लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।